सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे 26 और 27 मार्च के इतिहास की, द हिस्ट्री ऑफ 26th एंड 27th मार्च। और इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हमारे साथ हिस्ट्री गुरु, जिनसे करेंगे हम बात और जानेंगे क्या है खास इन दोनों दिनों में और क्या है इन डेट्स की इंपॉर्टेंस। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस सेशन में आपको मिलेगा FYI क्वेश्चन बैंक का एक नया पेज, जिससे आपके एड ऑन होंगे कुछ और क्वेश्चंस आज के सेशन में। तो बढ़ते हैं जल्दी से इस सेशन के साथ और लेट्स प्रोसीड टू द पार्ट और देखते हैं पहला इवेंट जो घटा था 26 मार्च। जी हाँ, 26 मार्च वाज द डेट। 1552 वाज द ईयर व्हेन गुरु अमरदास बिकम्स द थर्ड सिख गुरु। तो बात अगर करें यहाँ पे हिस्ट्री गुरु से, तो सर सेल्फ डिफाइंड इवेंट है डेफिनेटली, गुरु अमरदास बिकम द थर्ड सिख गुरु। लेकिन इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं व्यूअर्स? अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें सिख जो रिलीजन है, सिख जो धर्म है, उसके 10 धर्म गुरुओं के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा और उससे जुड़े प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज FY के सेशन में हम देख पा रहे हैं कि 26 मार्च को 1552 यानी कि 1552 को तीसरे जो सिख धर्म गुरु थे, गुरु अमरदास साहब, वह तीसरे धर्म गुरु बने थे। तीसरे सिख गुरु आज ही के दिन वह अपॉइंट हो गए थे, उनकी नियुक्ति हो गई थी, वो बन गए थे, डिक्लेयर हो गए थे। तो अगर उनके बारे में थोड़ा सा और मैं अगर डिस्कशन करूं, ही इज द थर्ड ऑफ द 10th गुरुज ऑफ सिखिज्म एंड बिकम द सिख गुरु ऑन 26 मार्च। अगर जैसे हम बात करें आज ही के दिन 1552 यानी 1552 एट द एज ऑफ 73 की एज में 73वें उनकी वर्ष थी जब वह तीसरे धर्मगुरु के तौर पर सिख समुदाय के तीसरे धर्मगुरु चुने गए थे। तो आज का इवेंट कहीं ना कहीं इस रिलीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण था, तीसरे धर्मगुरु के तौर पर। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला इवेंट जो हुआ था 1973 वाज द ईयर। 26th मार्च वाज द सेम डेट व्हेन द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तराखंड। बिल्कुल। तो बात अगर करें तो चिपको मूवमेंट की, तो ये किस तरीके का मूवमेंट था और कैसे ये शुरू हुआ? बिल्कुल, बात यह उस समय की है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, तब उसका बंटवारा नहीं होता। यह उस समय की बात है कि चिपको आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में इसका एक अलग ही स्थान है पर्यावरण को बचाने के लिए। अगर हम इस आंदोलन पर कुछ और नजर दौड़ाएं कि आज ही के दिन इस पर्टिकुलर आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, तो चिपको आंदोलन, पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस तरह का आंदोलन था और क्या क्या घटना इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में, आंदोलन में घटी। चिपको आंदोलन की बात करें, पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य यानी कि जब अगर हम बात करें उस समय यूपी में था, लेकिन अब हम उत्तराखंड इसको कह सकते हैं, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब कोई भी पर्टिकुलर जो काटने वाला या लकड़ी काटने वाला जो लकड़हारा होता था पेड़ों को काटने के लिए पहुंचते थे, तो ये जो लोग होते थे पेड़ों से चिपक जाते थे, मतलब इंसान ही लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने नहीं देते थे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर आंदोलन को जो नाम पड़ गया वह चिपको आंदोलन पड़ गया, क्योंकि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और लोगों को पेड़ों को काटने नहीं देते थे, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी था। अगर हम बात करें यहाँ पर कि राज्य का जो वन विभाग था, उनके जो ठेकेदार होते थे जो पेड़ों को काटने में संलग्न रहते थे, उनको उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिए, क्योंकि पेड़ कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते थे। आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें, इसकी स्टार्टिंग चमोली डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, चमोली जिले से हुई थी उत्तराखंड के। आंदोलन की शुरुआत का जो श्रेय जाता है, आखिर कौन कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस चिपको आंदोलन की शुरुआत की या उनका नेतृत्व किया, तो नाम की बात करें, प्रसिद्ध पर्यावरण जो उस समय थे, पर्यावरणविद थे, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरी बात करें चंडी प्रसाद भट्ट और तीसरे पर्सन की बात करें गौरा देवी। तो इन तीनों लोगों ने इस पर्टिकुलर आंदोलन की शुरुआत की थी ताकि लोग पेड़ों को ना काट पाएं और पर्यावरण से अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी में जो पेड़ बने रहेंगे तो पर्यावरण भी बना रहेगा, जो कि हम सभी के स्वास्थ्य के लिए काफी आवश्यक है। और इस पर्टिकुलर आंदोलन पे एक उन्होंने नारा भी दिया था। जी हाँ, एक नारे के तहत इस आंदोलन को शुरुआत की थी। नारा कुछ ऐसा था, जब भी वो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे तो इस नारे को बार बार दोहराते थे। नारा कुछ इस प्रकार था, क्या है जंगल के उपकार? वह ये बताते थे कि जंगल के उपकार क्या है, जंगल के द्वारा जो चीजें दी जाती हैं वह क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हमारे जिंदा रहने का आधार है। तो इसीलिए इस आंदोलन को चलाया गया था, जो कि आगे चल के पूरे विश्व में भी इस तरह के आंदोलन चलाए गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। तो बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं बर्थडे सेशन में हम किन पर्सनालिटीज की बात करेंगे, किन का जन्म हुआ था 26 और 27 मार्च में। तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज महादेवी वर्मा। 1907 वाज द ईयर। 26 मार्च वाज द डेट व्हेन दिस पर्सनालिटी वाज बोर्न। और जैसा कि हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं सर, महादेवी वर्मा एक कवयित्री थी। बिल्कुल, कवित्री के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना योगदान भी दिया है। अगर इनके बारे में बात करें, आज ही के दिन
1907 को इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद नाम के शहर में। अगर इनके बारे में कुछ और डिस्कशन करें, शी वाज एन राइटर, पोएट, फ्रीडम फाइटर। जी हाँ, फ्रीडम फाइटर के तौर पर, स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, स्वतंत्रता के आंदोलन के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं, अपना योगदान दिया भारत की आज़ादी के लिए भी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के लिए, अपनी कविताओं के लिए, बचपन में भी हमने कई सारी कविताएं महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ी है, और अपनी कृतियों के लिए, अपनी राइटिंग्स के लिए, अपनी लेखनी के लिए उन्हें भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था सन 1988 में। अगर इनके निधन की बात करूं तो 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हुआ था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो जानी मानी कवित्री थी, जानी मानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट थी महादेवी वर्मा। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज बनवारी लाल जोशी। 1936 वाज द ईयर एंड 27 मार्च वाज द डेट। तो 27 मार्च के दिन जन्मे बनवारी लाल जोशी के बारे में हम क्या जान सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम बनवारी सर की बात करें तो अपने आप में एक बड़े राजनीतिज्ञ थे और एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर इनकी काफी ख्याति भी थी। इनके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि ही इज एन इंडियन पॉलिटिकल फिगर हु वाज गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के पहले वह गवर्नर भी रह चुके हैं। फ्रॉम दी 2009 टू 2014, यानी सन 2009 से लेकर 2014 के बीच वह उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। प्रीवियसली लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ मेघालय और गवर्नर ऑफ उत्तराखंड के तौर पर भी पहले अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो बनवारी लाल जोशी का यह राजनीतिक कैरियर काफी अच्छा, और गवर्नर के तौर पर उन्होंने कई राज्यों की कमान भी संभाली है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर दिल्ली की कमान भी उन्होंने संभाली। आज ही के दिन 27 मार्च 1900 अगर हम बात करें 36 को इनका जन्म हुआ। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेथ पर्सनालिटीज की किनकी पुण्यतिथि होती है आज ही के दिन, जो कि है 26 और 27 मार्च। तो द पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज 27 मार्च के दिन देहांत हुआ था, निधन हुआ था। ही डाइड यूरी गागरिन। 1968 वाज द ईयर। और अगर बात करें यहाँ पे तो यूरी गागरिन जी की बात हो रही है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़ी हुई पर्सनालिटी, एस्ट्रोनॉट। बिल्कुल, अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट की अगर हम बात करें तो यूरी गागरिन साहब, पहले दिन के जन्म की बात कर लेते हैं, निधन की बात तो हम कर ही रहे हैं। इनके साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो था 9 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। और यूरी गागरिन वाज अ सोवियत यूनियन, अगर हम बात करें रशियन की, अगर हम बात करें रशिया के लिए जो पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, कि रशियन सोवियत यूनियन पायलट एंड कॉस्मोनॉट। और साथ ही साथ ही वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में अगर हम बात करें जाने वाले और हम अंतरिक्ष का भ्रमण करने वाले पहले अगर मनुष्य की बात की जाए, पहले इंसान की बात की जाए, तो वह यूरी गागरिन साहब ही थे। तो ऐसे जाने माने अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन साहब। आज ही के दिन का बिल्कुल। तो इनके निधन के साथ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। देखते हैं एफआईआई क्वेश्चन बैंक में आज किस तरीके के क्वेश्चंस ऐड ऑन होते हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। An increase in cash reserve ratio CRR by Reserve Bank of India leads to। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि से क्या होता है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज डिक्रीज इन डिपॉजिट, यानी जमा में कमी होती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिपॉजिट, जमा में वृद्धि होती है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, डिक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज, उधार देने योग्य संसाधनों में कमी होती है। और आखिरी ऑप्शन की बात करें, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज, यानी उधार देने योग्य संसाधनों में वृद्धि होती है। सो आंसर की अगर हम बात करेंगे, सो हियर इट कम्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दैट मींस डिक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज। बिल्कुल, अगर हम बात करें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के सीआरआर इंस्ट्रूमेंट की, तो 4% के आसपास अगर हम बात करें इस समय तो 4% है। तो बैंकों को अपनी एनडीटीएल का 4% आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है इन द कैश फॉर्म। अगर इसमें डिक्रीजमेंट किया जाता है या इस परसेंटेज को कम किया जाता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट कम्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस की बात अगर हम करें तो स्टेटमेंट आपके सामने, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल ऑफ आरबीआई टू स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी एंड टू मेंटेन फ्लो ऑफ मनी, यानी कि मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक का एक उपकरण है जिसके द्वारा आरबीआई मुद्रा की कीमत और बहाव को नियंत्रित करता है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल ऑफ कंट्रोल मनी फ्लो एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मौद्रिक नीति मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण और भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, फिजिकल पॉलिसी इज डेजिग्नेट बाय द डिजाइन बाय द आरबीआई टू कंट्रोल मनी फ्लो, यानी कि राजकोषीय जो नीति है मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए यूज की जाती है। और अगर आखिरी ऑप्शन की बात करें, ओनली 2 and 3 इज इनकरेक्ट, यानी कि
दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ही गलत है। सो डेफिनेटली हमें भी कहीं ना कहीं लगता है ऑप्शन नंबर डी जो दोनों दूसरा और तीसरा है वही गलत है। बिल्कुल, दोनों और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो दोनों गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वैसे ही हो जाए। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई हैंडल्स डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस? भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग दैनिक के तरलता प्रबंधन संचालन संभालता है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट यानी कि मौद्रिक नीति विभाग, सेकंड वन इज मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट यानी कि बाजार विनियमन विभाग, थर्ड ऑप्शन की बात करें फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट यानी कि वित्तीय बाजारों का विभाग, और लास्ट वन इज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी कि प्रबंधन विभाग। So definitely if we'll talk about the answer, so here it is option number C, financial markets बिल्कुल, department. आरबीआई के जो डे टू डे की जो लिक्विडिटी का मतलब कैश से है, जो वो मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a tool in the hands of RBI to control the inflationary pressure in India? निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का एक साधन नहीं है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज बैंक रेट, नेक्स्ट वन इज अगर हम बात करें बैंक दर के अलावा, नेक्स्ट वन इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार, तीसरे ऑप्शन की बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात, और आखिरी ऑप्शन की बात करें कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। सो आंसर हियर इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। बिल्कुल, एसडीआर की अगर हम बात करते तो जो एसडीआर है वह एक तरह की पेपर करेंसी है आईएमएफ की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, न कि आरबीआई की। और बैंक रेट, एसएलआर और सीआरआर की अगर हम बात करते हैं तो यह मॉनेटरी पॉलिसी का ही हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वाज फर्स्ट यूज्ड बाय भूटानीज किंग इन। मत जीएनएच का पहली बार इस्तेमाल भूटान नरेश द्वारा कब किया गया था? ऑप्शंस की बात करें आपके सामने, 1972 1972 में, 1970 1973 में, 1974 1974 में और 1975 1975 में। So definitely if we'll talk about the answer, it is option number A, 1972. बिल्कुल, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते तो हमारी कंट्री की अगर हमें ग्रोथ को तय करना है दूसरे देशों के मुताबिक तो हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी, हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं यानी कि जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन भूटान एक ऐसा देश है वह जीडीपी नहीं बल्कि जीएनएस, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, वह खुशहाली को अपने देश की वृद्धि मानता है। जितनी तेजी से उनके देश में खुशहाली बढ़ेगी उन्हें यह लगता है कि उनका देश भी उतनी ही तेजी से गति करेगा। तो जीडीपी का पैमाना भूटान पर लागू नहीं होता है, वह उस पर जीएनएस लागू करता है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीपीबी इन बैंकिंग? बैंकिंग में आईपीपीबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस की बात करें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ही। ऑप्शन अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की कि इंटरनेशनल पोस्ट पेमेंट बैंक, तीसरे ऑप्शन की बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, और लास्ट वन इज इंडिया पेमेंट पावर बैंक। तो डेफिनेटली इफ वी टॉक अबाउट द आंसर, सो हियर इट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स की जो अवधारणा आरबीआई के द्वारा दी गई थी उसके तहत भारतीय पोस्ट ने यानी इंडियन पोस्ट ने भी उसके लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। तो उसका जो नाम रखा गया है वह रखा गया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि आईपीपीबी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ पॉलिटिकल सैजिसिटी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण राजनीतिक बुद्धिमत्ता का मास्टर स्ट्रोक है, यह किसने कहा था? ऑप्शंस की बात करें आपके सामने, फर्स्ट वन इज राज नारायण, नेक्स्ट वन इज जयप्रकाश नारायण, थर्ड वन इज इंदिरा गांधी एंड लास्ट वन इज जवाहरलाल नेहरू। So definitely if we'll talk about the answer, here it is option number B, जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें, लोगों के एक लोकप्रिय नेता थे और जब भारतीय बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 19 जुलाई 1969 को, तब उन्होंने कहा था कि यह जो निर्णय लिया गया है, जो कि उस समय अगर हम बात करें पीएम की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। तो उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया था जयप्रकाश नारायण साहब ने। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर मनी लॉन्ड्रिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर फंड्स डिराइव फ्रॉम एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज इज रेफर्ड टू एज। काले धन के तहत प्रारंभिक बिंदु के रूप में किसी भी आपराधिक गतिविधि से निकाली गई धनराशि को वैध रूप से प्रवेश को जाना जाता है। ऑप्शंस की बात करें, लेयरिंग कहा जाता है, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन कहा जाता है, थर्ड वन प्लेसमेंट कहा जाता है, या एक्सट्रेडिशन यानी कि प्रत्यर्पण कहा जाता है। So definitely if we'll talk about the answer, here it is option number C, placement। जी हाँ, जब भी कोई ऐसी मनी जिस पर ना तो टैक्स पे किया गया हो और ना ही वैध तरीके से कमाई गई हो, या यूं कहें तो किसी क्रिमिनल तरीके से कमाई गई हो या इलीगल तरीके से कमाई गई हो, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करते हैं तो उस पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट को हम प्लेसमेंट कहते हैं। और जब उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं। और फाइनली जब
ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर बाहर आती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा, द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापा गया अभी तक का सर्वाधिक मूल्य वर्ग का नोट है। ऑप्शंस की बात करें 1000 रुपये का नोट, 5000 रुपये का नोट, 10,000 रुपये का नोट और 20,000 रुपये का नोट। चलिए तो आंसर की अगर हम बात करें सो हियर इट इज ऑप्शन नंबर सी 10,000। जी हाँ, अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के पास जो अप्रूवल है वह यही है कि वह मैक्सिमम 10,000 तक के नोट की छपाई कर सकता है, जो कि आरबीआई ने किया भी है। और आरबीआई मैक्सिमम 1000 तक के कॉइन की भी कॉइन को भी मिंट कर सकता है, कॉइन को भी ढाल सकता है, जो कि है 1000। यानी आरबीआई 1000 तक का सिक्का भी बना सकता है और 10,000 तक का नोट भी बना सकता है। चलिए इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड हियर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस की बात करें कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें इंटर स्टेट रेगुलेशन यानी कि अंतर्राज्यीय विनिमय। थर्ड ऑप्शन की बात करें प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि मूल्य स्थिरता। और लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी यानी कि आय और संपत्ति का समान वितरण। चलिए तो आंसर की बात करेंगे सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज इंटर स्टेट रेगुलेशन। जी हाँ, इंटर स्टेट रेगुलेशन दो राज्यों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ों का मैनेजमेंट है, वह फिजिकल पॉलिसी का बात करें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें देश में जब भी बजट या सरकार फिजिकल पॉलिसी बनाती है तो वह ध्यान रखती है कि देश के लोगों को पूर्ण रोजगार मिले, कीमतों में स्थिरता रहे, महंगाई ना हो और साथ ही साथ लोगों के पास समान आय और संपत्ति का एक समान वितरण रहे, यानी बहुत सारे लोग बहुत अमीर ना हो जाएं और बहुत सारे लोग गरीब ना। चलिए तो इसी के साथ we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. Do comment us and tell us all your requirements so that we can work upon it. And yes, do share the video link also so that maximum candidates can know what are the importance of dates और वो जान सकते हैं किस तरीके के questions आगे फ्रेम आउट हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।